हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सतन सिंह आपके लिए लेकर आया हूं आज फिर एक नई वीडियो, जिसमें हम लोग बात करेंगे। जैसे पहले एक डेफिनेशन देंगे और डेफिनेशन के बाद में उसे एग्जांपल बताएंगे। और आप यकीन मानिए कि अगर आपने ये एग्जांपल्स याद कर लिए, रट लिए, तो आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाले हैं। स्पेशली टीजीटी पीजीटी चाहे कहीं का भी हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला है एंटीथेसिस। तो सबसे पहले जान लेते हैं एंटीथेसिस है क्या। ठीक है, एंटीथेसिस है क्या। तो एंटीथेसिस इज अ लिटरेरी टेक्निक। एंटीथेसिस इज अ लिटरेरी टेक्निक दैट प्लेसेस अपोजिट थिंग्स, जो अपोजिट थिंग्स को रखती है, और आइडियाज नेक्स्ट टू वन अनदर इन ऑर्डर टू ड्रा आउट देयर कंट्रास्ट। तो यहाँ पर है एंटीथेसिस जो है वो एक प्रकार के दो अपोजिट, मतलब एक लिटरेरी टेक्निक है दैट प्लेसेस अपोजिट थिंग्स, जो अपोजिट चीज़ों को रखती है। कहाँ रखती है? या आइडियाज़ भी हो सकते हैं। आपको यही याद रखना है, अपोजिट थिंग्स या आइडियाज़। नेक्स्ट टू वन अनदर, एक के बाद एक। यहाँ पर आपको दो शब्द नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको यहाँ पर दो सेंटेंस मिलेंगे। इन ऑर्डर टू ड्रा आउट देयर कंट्रास्ट, उनको कंट्रास्ट दिखाने के लिए, मतलब दोनों में भिन्नता दिखाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल अब शुरू करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, एक भी मिस मत करिए, कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा आपको। जैसे लिखा इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स। पहला क्या है? इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर एंटीथेसिस क्या हुआ? जैसे कि आपको ऑक्सीमोरन कहेंगे आप लोग, कि ऑक्सीमोरन नहीं हो सकता कि यहाँ पर बेस्ट आ गया और वहाँ पर वर्स्ट आ गया। ऑक्सीमोरन नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो टू अपोजिट आइडियाज़ उसमें भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर केवल पास पास में शब्द होते हैं, बिल्कुल पास पास में, जैसे दो शब्द हों वहाँ पर यूज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस ये है पूरा। इस सेंटेंस के बीच में देखिए कॉमा लगा हुआ, और दूसरा सेंटेंस देखिए यहाँ पर इट वाज अ वर्स्ट ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पर दो अलग अलग सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं कि ये बहुत अच्छा समय था और ये सबसे खराब समय था। एक तरफ बता रहा है ये सबसे अच्छा समय था, एक तरफ सबसे खराब समय था। इस प्रकार ये एंटीथेसिस होगी। ये साथ ही साथ में आपका एक प्लस पॉइंट और भी है कि पीजीटी में जैसे कहें कहाँ से लिया गया, अ टेल ऑफ टू सिटीज से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अ टेल ऑफ टू सिटीज से लिया गया है। अ टेल ऑफ टू सिटीज लिखा किसने था? चार्ल्स डिकेंस ने लिखा था। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा है द एविल दैट मैन डू, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द एविल दैट मैन डू, बुराई जो लोग करते हैं, लिव्स आफ्टर देम, उनके बाद रहती है। मतलब उसके बाद में कोई आदमी अगर गलती कर जाए, बुराइयां कर जाए, तो उनके मरने के बाद में भी उनके साथ बनी रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एक सेंटेंस ये हो गया, लेकिन दूसरा देखिए, द गुड इज ऑफन इंटर्ड विद देयर बोन्स। लेकिन जो अच्छाई होती, भलाई होती है, वो उनकी हड्डियों के साथ में ही समाप्त हो जाती है। मीन्स यहाँ पर कहने का ये है कि अच्छे लोगों की अच्छाई जो है ज़्यादा दिनों तक नहीं याद रखी जाती, बल्कि बुरे लोगों की बुराई जो है उनके मरने के बाद में भी याद की जाती है। तो ये सबसे बढ़िया फिगर ऑफ स्पीच जो है, ये एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। और साथ ही साथ ये कहा किसने था? ये जूलियस सीजर ने कहा था। तो जूलियस सीजर आपको पता है कि जब ग्लोब थिएटर बना था, उसमें सबसे पहले परफॉर्म होने वाला यही 1599 में सबसे पहला यही ड्रामा था जो ग्लोब थिएटर में सबसे पहले परफॉर्म किया था शेक्सपियर ने। तो आपका एक पॉइंट ये हो गया कि एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है, किसने कहा था? जूलियस सीजर ने कहा था। और किस कहानी में है? जूलियस सीजर में ही है। प्लस कब ये ड्रामा लिखा गया था, परफॉर्म किया गया था? 1599 में किया गया था। चलिए इसी के बाद में दूसरा देखते हैं। मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। जैसे आदमी कोई बात को प्रपोज करता है भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, कि मैन प्रपोजेस, आदमी कुछ प्रपोज करता है, कुछ बात कहता है। गॉड डिस्पोजेस, लेकिन ईश्वर क्या करता है? उसका उल्टा कर देता है, डिस्पोज कर देता है, मतलब मना कर देता है। यहाँ पर यह है, पूरा अर्थ इसमें हिंदी में ये होगा कि
आदमी कुछ और चाहता है और ईश्वर को कुछ और ही पसंद होता है। तो ये भी एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। अगला देखते हैं, चलिए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सहयोग करिए। गिव एवरी मैन द ईयर बट फ्यू द वॉइस। हर आदमी को अपना कान देना, मीन्स हर आदमी की बात को सुनना। बट फ्यू द वॉइस, लेकिन कुछ ही लोगों को अपनी आवाज़ देना, मीन्स अपनी बात कुछ ही लोगों से कहना, चंद लोगों से कहना। ये जो है, आपने हैमलेट कहानी पढ़ी होगी। उस हैमलेट कहानी में जाते समय जो पोलोनियस था अपने लड़के लियट्स को समझा रहा होता है, कहता है कि सुनो सबकी करो मन की। यहाँ पर यही बात है। तो ये एग्जाम्पल आपका हैमलेट से आ गया। ये लाइन किस में की है? हैमलेट की है। और किसने कही थी? पोलोनियस ने कही थी। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? एंटीथेसिस का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से आपके 2-3 आंसर बन गए इसमें। ये आपको अभी मैं पढ़ा चुका हूँ, सॉरी ये रिपीट हो गया है, इसको नहीं देखेंगे हम लोग। अगला देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो है उसने एक लिखा था एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म। वो वर्क 1711 में आया था, 1711 में आया था। वहाँ पर उसने क्या कहा? टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। मीन्स एरर मीन्स गलती, गलती करने के लिए ह्यूमन होता है, मीन्स मनुष्य होता है। एंड टू फॉरगिव डिवाइन, और माफ़ करने के लिए ईश्वर होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि गलतियाँ करने के लिए मनुष्य और क्षमा करने के लिए ईश्वर हैं। तो ये कहाँ की लाइनें हैं? एसे ऑन क्रिटिसिज्म से ली गई हैं। एसे ऑन क्रिटिसिज्म किसका वर्क है? अलेक्जेंडर पोप का है। और कब आया था? 1711 में आया था। इस प्रकार से आपके 2-3 आंसर इसमें भी बन जा रहे हैं। और आप लोग लगे रहिए, ये नहीं कि कहीं हम लोग आराम कर लें, अब एग्ज़ाम नहीं आ रहा, एग्ज़ाम डेट नहीं मिल रही, फिक्स नहीं हो रही है, और क्या पता बोर्ड का कि कब सडनली कह दिया जाए कि मतलब हाँ अगले हफ्ते अगर आपके एग्ज़ाम है तो क्या होगा। तो हम लोग सभी लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे ना, इसलिए हम लोग लगे रहें। जॉन मिल्टन की एक है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। साथ ही साथ आपको ये भी तैयार हो रहा है, टीजीटी का बहुत बढ़िया तैयारी हो रही है, टीजीटी पीजीडी की, कि यहाँ पर किसने क्या कहा, किसमें कहा है वर्क, ये देखना। जॉन मिल्टन की एक वर्क है उसका पैराडाइज लॉस्ट। और पैराडाइज लॉस्ट जो है 1667 में आया था। और ये 1667 में जो पैराडाइज लॉस्ट आया था, इसी को दोबारा रीपब्लिश किया था। जब ये 1667 में आया था उसमें केवल ओनली 10 बुक्स थी, लेकिन दोबारा ये आया है 1674 में, सेकेंड एडिशन। उसमें इसकी 12 बुक्स हो गई हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन पैराडाइज लॉस्ट, तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर, आर यहाँ पर है ना, आर से बताया हैं, तो हैं तो इस समय है, मतलब सेकेंड एडिशन वाली हैं। तो सेकेंड एडिशन में 12 बुक्स थी, तो 12 कहेंगे हम लोग। चलिए पॉइंट से भटके ना, इसी को देखें। इसमें बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। बेहतर है रेन में शासन करना, इन हेल में नर्क में, देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में सेवा करने की अपेक्षा नर्क में शासन करना बहुत बढ़िया है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि स्वर्ग में गुलामी करने की अपेक्षा नर्क ही बढ़िया है, जहाँ पर हमें राज्य करने को तो मिलेगा। तो ये पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न की स्पीच है। तो बहुत अच्छे से आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। आगे है ब्यूटी विल सूनर ट्रांसफॉर्म ऑनेस्टी फ्रॉम व्हाट इज टू अबॉर्ड देन ऑनेस्टी कैन ट्रांसफॉर्म ब्यूटी इनटू हिज लाइकनेस। यहाँ पर यह हैमलेट की स्पीच है, हैमलेट में आई है। फिर से देखते हैं कि ब्यूटी विल सून ट्रांसफॉर्म ऑनेस्टी, जो सुंदरता है बहुत जल्दी ही ट्रांसफॉर्म बदल देगी किसको? ऑनेस्टी को। फ्रॉम व्हाट इट इज़ टू अबॉर्ड, जो कि अबॉर्ड के लिए है। देन ऑनेस्टी कैन ट्रांसफॉर्म ब्यूटी, इस अपेक्षा कि जो ऑनेस्टी है वो ब्यूटी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है इनटू हिज लाइकनेस, उसकी पसंदगी में। तो दोनों आइडिया इसमें उल्टे हैं। देखिए एक तरफ तो ब्यूटी ट्रांसफॉर्म करेगी ऑनेस्टी को, और दूसरा देखिए ऑनेस्टी ट्रांसफॉर्म करेगी ब्यूटी को। यहीं से आप समझ जाइए एंटीथेसिस है। एक्ट 3 और सीन 1 की ये लाइन है, हैमलेट ने कहा है।
और हैमलेट में ही कहानी ये लाइनें आती हैं। चलिए अगला देखते हैं। टेम्पेस्ट का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देख लेते हैं। कहा गया एक्ट थर्ड, उसमें कैलिबन बोलता है ऑफ द आइलैंड की जो शोरगुल है उसके बारे में कहता है, दैट गिव डिलाइट एंड हर्ट नॉट। देखिए यहाँ लिखा है दैट गिव डिलाइट, जो खुशी देती है, एंड हर्ट नॉट, और चोट नहीं पहुंचाती। यहाँ पर दो सेंटेंस है और दोनों ही उल्टी बात। यहाँ हर्ट नॉट लिखा है और यहाँ पर डिलाइट लिखा है, तो ये भी एंटीथेसिस का ही एग्जाम्पल है। अगला है रिचर्ड थर्ड के बारे में बात करते हैं। रिचर्ड थर्ड, तो इसमें जो एडवर्ड थर्ड उसमें लिखा था मार्लो ने, उसी को इसने दोबारा रिचर्ड थर्ड के रूप में लिखा है। यहाँ पर लिखा है अवर ईस्टर्न अलार्म्स चेंज टू मैरी मीटिंग्स, अवर ड्रेडफुल मार्चेस टू डिलाइटफुल मेजर्स। तो यहाँ पर क्या है लिखा है कि अवर हमारे ईस्टर्न अलार्म्स, हमारे लगातार अलार्म सावधानियां जो हैं चेंज, उन्होंने बदल दिया। मैरी मीटिंग्स मीन्स आनंददायक मीटिंग्स को बदल दिया। और आवर ड्रेडफुल मार्चेस, और हमारी भयानक जो मार्चेस हैं, मतलब चलना फिरना जो है, टू डिलाइटफुल मेजर्स, उसने आनंददायक मेजर को बदल दिया। तो यहाँ पर एक प्रकार का एंटीथेसिस है। किस में आता है ये लाइन? किसकी है? रिचर्ड थर्ड की है। किसने लिखा था इसको? इसको लिखा था शेक्सपियर ने। चलिए आगे देखते हैं। आज आपको एंटीथेसिस के बारे में एक एक पॉइंट बता दिया जाएगा। इसके बारे में एंटीथेसिस पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। मोर लाइट एंड लाइट, मोर डार्क एंड डार्क अवर वोज। देखिए यहाँ पर मोर लाइट एंड लाइट, एक तरफ लाइट एंड लाइट कह दिया, मोर डार्क एंड डार्क कह दिया। तो ये जो दोनों हैं एंटीथेटिकल आइडियाज़ हैं, ये एक्ट थर्ड सीन 5 में आए हैं, रोमियो एंड जूलियट में आए हैं। तो ये भी आ सकता है मोर लाइट एंड लाइट, मोर डार्क एंड डार्क अवर वोज। ये किसने कहा, किस में कहा है? तो रोमियो एंड जूलियट का है, और ये रोमियो ने ही कहा है। और एक्ट 3 सीन 5 में लाइन आती है, ये लिखा किसने है? शेक्सपियर ने लिखा है। ये क्या है? एक प्रकार की ट्रेजेडी है। अब देखते हैं इसको। अगला है फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, होवर थ्रो फॉग एंड फिल द एयर। तो ये है जो सबसे पहला सीन होता है एक्ट मैकबेथ का, सबसे पहला सीन होता है एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट। उसमें चुड़ैलें जब मिलती हैं तो आपस में भविष्यवाणी करते हैं कि हम लोग दोबारा कब मिलेंगे। तो वो पूरा डिसीजन लेने के बाद में ये एक अपना मैजिक सर्किल बना करके ये दो लाइनें गाती हैं। और यहाँ पर एंटीथेसिस का आइडिया मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर। एक तरफ फेयर इज़ फाउल कहा है, दूसरा फाउल इज़ फेयर कर दिया, दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया है। होवर थ्रो द फॉग एंड फिल द एयर, इससे नहीं मतलब हमें केवल ऊपर वाले को देखना है। ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है एंटीथेटिकल आइडिया, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा एंटीथेसिस। और कहाँ की लाइन है? मैकबेथ की। और मैकबेथ किसने लिखी थी? शेक्सपियर ने लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। ब्रूटस डिक्लेयर्स, अब ब्रूटस घोषणा कर देता है। अब ये ब्रूटस की बात है, सीन 3 और एक्ट 2 की बात है, जिसमें ब्रूटस बोलता है। और ये एंटीथेटिकल आइडिया यहाँ पर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये क्या कहता है, देखिए, नॉट दैट आई लव्ड सीजर, ये नहीं था कि मैं सीजर से प्रेम करता था, और प्रेम करता था लेस, ये नहीं कि मैं सीजर से कम प्रेम करता था। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि मर्डर उसका किया ना, जूलियस सीजर का मर्डर इन लोगों ने कर दिया था मिलकर के, कॉन्स्पिरेटर्स के साथ मिलकर। यहाँ पर ब्रूटस को उन्होंने अपना मोहरा बनाया था इन लोगों ने, कैसियस, सिन्ना, डिसियस, कई लोग थे। तो वहीं पर ये कह रहा है कि ब्रूटस कहता है, ये कहता है मैंने जूलियस सीजर को जो मारा है, मैंने इसलिए नहीं मारा कि नॉट दैट आई लव्ड सीजर लेस, कि मैं सीजर से कम प्रेम करता था इसलिए मैंने नहीं मारा, बट दैट आई लव्ड मोर रोम मोर, बल्कि मैं रोम को ज़्यादा प्रेम करता था। मीन्स मेरा देश जो रोम है, रोम को बचाने के लिए ही मैंने सीजर का कत्ल किया है, ये कह रहा है। तो एक तरफ आई लव्ड सीजर लेस और आई लव्ड मोर रोम मोर,
तो यहाँ पर दोनों एंटीथेटिकल आइडिया आ गए, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एंटीथेसिस होगी। ये कहानी कौन सी है, जूलियस सीजर है। और किसने लिखी है, शेक्सपियर ने लिखी है। और बोलने वाला कौन है, ब्रूटस। तो आपको ये सारे पॉइंट याद हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। लव इज एन आइडियल थिंग, ये गेटे ने कहा है। किसने कहा, गेटे ने। इसे गोथे नहीं कहना, गेटे कहना है। तो लव इज एन आइडियल थिंग, प्रेम एक आदर्श चीज है। मैरिज इज द रियल थिंग, और शादी एक वास्तविक चीज है। तो यहाँ पर कहा है कि मैरिज और लव में कितना डिफरेंस होता है, कि पहले हम लोग आइडियल लाइफ जीते हैं और बाद में रियल लाइफ फेस करते हैं। तो ये भी एंटीथेसिस का ही एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। अगले वाले में है फॉक्स हु हैव नो वाइसेस। फॉक्स मीन्स लोग, हु हैव नो वाइसेस जिनके अंदर कोई तुच्छताएं नहीं होती, बुराइयां नहीं होती। हैव वेरी फ्यू वर्च्यूज, उनके पास बहुत कम सद्गुण होते हैं। मतलब जिन लोगों के पास बुराइयां नहीं होती उनके पास अच्छे गुण भी नहीं होते। कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मीन्स है कि जिनके पास बुराइयां नहीं होंगी उनके पास अच्छाइयाँ भी नहीं होंगी। मीन्स जहाँ बुराइयां होंगी वहाँ अच्छाइयाँ भी होंगी। तो ये दोनों एंटीथेटिकल आइडियाज़ हैं। किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो इसको आप याद रखेंगे, किसने कहा था, अब्राहम लिंकन ने कहा था। तो चलिए आगे देखते हैं। और मुझे लग रहा है कि वीडियो एक ही फिगर आप इस पर पढ़ाऊं। बेगर्स कांट बी चूजर्स, कहा है भिखारी चुनने वाले नहीं बनते। मीन्स भिखारी लोग थोड़ा चॉइस कर सकते चीज़ में कि मुझे ये चीज़ मिलेगी, मैं ये चीज़ पसंद करूंगा या मैं ये चीज़ खाऊंगा। नहीं, भिखारी तो भिखारी, जो मिल जाए उसे वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर बाद में लिखा है बी स्लो इन चूजिंग, कहा है कि चुनने में स्लो बनो, बट स्लोअर इन चेंजिंग, लेकिन बदलने में उससे भी ज़्यादा स्लो बनो। तो ये एक प्रकार एंटीथेटिकल आइडिया ये भी है यहाँ पर। और ये कहा किसने, नहीं, अब आगे देखने वाला अलग है। तो आगे वाले में जो आए लिखा है नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था। क्या कहा था, देखिए, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, ये एक छोटी सी कदम है आदमी के लिए, आदमी का छोटा सा कदम है। वन जायंट लीप्स फॉर मैनकाइंड, कि एक मानवता के लिए बहुत बड़ी छलांग है। तो यहाँ पर कहा एक आदमी का छोटा सा कदम ये मानवता के लिए बहुत बड़ा छलांग साबित होगी। तो ये नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था चांद पर, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर एंटीथेसिस के आइडियाज़ बहुत बता दिए, बस आपको याद रखना है दो सेंटेंस मिले और दोनों आपस में विरोधी हों तो वो हो जाते हैं एंटीथेसिस। चलिए अगला देख लेते हैं। चलिए, इसमें है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन आपस अपने आप में ही कहता है ऑक्सी मीन्स एंटी, जैसे मोरन पास में ना, तो ये अपोजिट। अब यहाँ पर इसीलिए मैं बताने जा रहा हूँ आपको ऑक्सीमोरन आज, कि एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरन में आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो एंटीथेसिस में दो विलोम सेंटेंस मिले थे आपको पूरे, और यहाँ पर सेंटेंस नहीं मिलेगा, सेंटेंस एक में ही दो वर्ड्स मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ लिखा एन ऑक्सीमोरन इज अ फ्रेज दैट यूजेस टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स टू क्रिएट न्यू मीनिंग। एक नई मीनिंग बनाने के लिए एक दो कंट्राडिक्टरी वर्ड्स यूज किए जाते हैं। इसमें मतलब दो अपोजिट आइडियाज रखे जाते हैं, लेकिन वो भी एक साथ और एक ही सेंटेंस में। सबसे पहला एग्जांपल है दैट स्ट्रॉबेरी केक वॉज ऑफुली गुड। देखिए, गुड भी और साथ में ऑफुली भी। बस यहाँ पर आपको आइडिया रखना है, ध्यान रखना है कि साथ में ऑफुली दे दिया, साथ में गुड दे दिया। ये क्या है, ये आपका ऑक्सीमोरन है। और वहाँ पर क्या था, एंटीथेसिस में ऑफुली अलग सेंटेंस में होता और गुड अलग सेंटेंस में होता, तो वहाँ पर क्या होता, वहाँ पर होता एंटीथेसिस। आगे लिखा है वाई देन ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट। देखिए, एक तरफ हेट और एक तरफ लविंग, और एक तरफ लव और उधर ब्रॉलिंग। ये किस में का है, रोमियो की कहानी का है, रोमियो और जूलियट का है, रोमियो ने बोला है, और एक्ट फर्स्ट में ही ये लाइन आती है। क्या लाइन है, देखिए फिर से देख लेते हैं इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वाई देन ओ ब्रॉलिंग लव ओ लविंग हेट। तो यहाँ पर लविंग हेट देखा जाए,
या ब्रॉलिंग लव देखा जाए, तो ये आपका एग्जाम्पल हो जाता है ऑक्सीमोरन का। ये किसमें का है? रोमियो एंड जूलियट का है। बोला कौन है? रोमियो बोला है। किसमें बोला? एक्ट फर्स्ट में बोला है। तो ये आपका इससे तैयार हो गया। अब यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरे से गलत हो गया है, ये जो है इसको हम काट देंगे फिर इस फॉल वाला, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ये उसमें एंटीथेसिस में है, क्योंकि पूरे पूरे 2 सेंटेंस आ रहे हैं, एक में नहीं बन रहा, तो इसे गलत मानिए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे डेस्डेमोना बोलती है दैट डेथ्स अननेचुरल, दैट डेथ इज अननेचुरल दैट किल्स फॉर लविंग। वो मौत अननेचुरल होती है, अस्वाभाविक होती है। दैट किल्स फॉर लविंग, जो मार देती है प्रेम की खातिर। मतलब ऐसी मौत अस्वाभाविक होती है, असामान्य होती है, जो प्रेम के लिए मार देती है। एक तरफ मारना और एक तरफ लविंग लिखा है और एक ही सेंटेंस में है, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? ऑक्सीमोरन कहेंगे। अगला है पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो। आगे बढ़ा लेते हैं। पार्टिंग इज सच स्वीट सॉरो, पार्टिंग विदाई, जैसे अलविदा कहते हैं। इज मीन्स है, सच स्वीट सॉरो, ऐसा मधुर दुख है। सॉरो मीन्स दुख और स्वीट मीन्स मधुर, इतना मधुर दुख है। एक तरफ दुख भी बता रहे हैं और दूसरी तरफ मधुर भी बता रहे हैं, मतलब मीन्स जैसे स्वीट पेन कह दें हम लोग। तो यहाँ पर रोमियो एंड जूलियट की कहानी लाइन की है, रोमियो एंड जूलियट कहानी में से लिया गया है, ड्रामा से, जो कि शेक्सपियर ने लिखा था। और यहाँ पर क्या आता है? ऑक्सीमोरन आता है। एंटीथेसिस नहीं होगा, आपसे बार बार बता रहे हैं ये चीज़, एंटीथेसिस नहीं है ये। पार्टिंग इज अ स्वीट जॉय सॉरो, ये रोमियो एंड जूलियट का है और मेटाफर का ऑक्सीमोरन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखिए डिफीटेड जॉय, कुछ ऐसी बातें हैं जैसे डिफीटेड जॉय दे दिया, एक तरफ जॉय और एक तरफ हार, तो ये भी ऑक्सीमोरन है। मर्थ इन फ्यूनरल और दाह संस्कार में खुशी, यहाँ फ्यूनरल और साथ में मर्थ, ये भी दूसरा पॉइंट हो गया आपका, ये भी ऑक्सीमोरन का है। डज इन मैरिज, शादी में शोक गीत, ये भी दोनों अलग अलग बातें हो गई, तो इसलिए ये भी आपका क्या हो गया? ऑक्सीमोरन हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ये लाइन कहाँ से ली गई है? हैमलेट से ली गई हैं। कौन सी? डिफीटेड जॉय, मर्थ इन फ्यूनरल एंड डज इन मैरिज, ये हैमलेट का है। और इसी का एक आखिरी इसमें का देख लेते हैं। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, ये जो है करेक्टर ऑफ अ हैप्पी मैन, एक कविता थी जो कि इंटर में पहले पढ़ाई जाती थी, उसमें लास्ट लाइन आती थी एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, एक तरफ नथिंग और एक तरफ ऑल, सब कुछ। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? ऑल और नथिंग दोनों के एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स हैं, इसलिए ये कौन सा होगा? ऑक्सीमोरन होगा। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि जहाँ पर 2 विरोधी सेंटेंस मिले तो वहाँ पर एंटीथेसिस होगा, और जहाँ पर वर्ड के पास में वर्ड जो हो अपोजिट हो, वहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीमोरन होगा। चलिए पैराडॉक्स देख लेते हैं, इसी को पैराडॉक्स भी देख लेते हैं। पैराडॉक्स में क्या है? A paradox is a statement that appears to contradict itself but contains some truth, theme और humor। तो पैराडॉक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हम पढ़ने में जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है, अपीयर करती है कि कंट्राडिक्ट हो, विरोध करती हो। इटसेल्फ मीन्स अपने आप का ही, मतलब जो बात कोई कह दे वो बात लगा रहे ये तो झूठ बोल दिया, गलत बोल दिया, लेकिन बाद में डीप उसको सेंस में सोचा जाए अगर, तो वो बात सही होती है, वो गलत नहीं होती है। तो चलिए अब देखते हैं इसको आगे। तो आपको पैराडॉक्स के बारे में वैसे जानकारी होगी ही कि पैराडॉक्स वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पर कोई बात कही जाती है, वो जब सेंटेंस पढ़ते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, कहते हैं ये तो उल्टी बात कहती है, लेकिन बाद में पता चलता है ये उल्टी बात नहीं, ये बिल्कुल सही है। जैसे कि आपने वर्ड्सवर्थ वाला सुना था, पढ़ा होगा कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ अ मैन, तो आगे देखेंगे उसको। लिखा है ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी जानवर, एग्जाम्पल ऊपर कर लें थोड़ा, जैसे ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, जिसका नाम है एनिमल फार्म। एनिमल फार्म जो है, इसमें जानवरों के माध्यम से उन्होंने पूरी रूस की जो
राजनीति थी उसके ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है बहुत तगड़ा। तो एक प्रकार का एनिमल एलेगरी भी है, पॉलिटिकल एलेगरी के रूप में इसको जाना जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात करें तो ये यहाँ पर कौन सी पैराडॉक्स होगी। क्यों कहा है ऑल एनिमल्स आर इक्वल, सभी जानवर बराबर, यहाँ तक तो बात सही है, बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल दैन अदर्स। तो यहाँ पर आप खाली इसको अगर पढ़ें, कहानी ना पढ़ी हो, तो आपको यही लगेगा कि कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा इक्वल होते हैं। कौन से जानवर इक्वल होते हैं? तो जानवर ही होते हैं, आप लोग यही कहेंगे। लेकिन अगर इस कहानी को पढ़ा है तो आपको आइडिया लगेगा वहाँ पर उन्होंने ये नेताओं के बारे में बात कही है कि जो नेता लोग हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आम लोगों की अपेक्षा। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा है सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट, पैसा बचाओ इसको खर्च करके। तो खर्च करके यहाँ पर हमारे अगर सरफेस मीनिंग देखें तो खर्च करके पैसा कहाँ बचता है? अगर हमारे पास कुछ रुपए हों और उसको खर्च कर लें, पैसा कहाँ बचेगा? तो यहाँ पर लग रहा सेंटेंस उल्टा है। लेकिन जब इसको डीप तरीके से देखें कि जब तक हमारे पास जो पैसा आया है उसको कहीं खर्च नहीं करें, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, किसी भी बिजनेस में लगा दें, किसी काम में लगा दें, तब तो और इनकम का स्रोत कहाँ से बनेगा? तो इसलिए यहाँ पर सही बताया गया है सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट। तो ये कौन सा है? आपको अभी फिगर ऑफ स्पीच जो बताई है पैराडॉक्स, तो ये पैराडॉक्स का ही एग्जाम्पल है। अगला देखिए, अगले वाले में लिखा है इफ आई नो वन थिंग, अगर मैं एक चीज जानता हूं, इट इज दैट आई नो नथिंग। अगर मैं कुछ जानता हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। तो ऐसे लगेगा कि अगर तुम जानते हो तो क्यों नहीं जानते होगे, सब कुछ जानते होगे। लेकिन जब इसको सेंस को देखा जाए कि अगर हमें कुछ आता है ना, मान लिया हमें ग्रामर आती हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें पूरा सब कुछ आ गया है, तो लगता है दूसरा पार्ट कोई कमज़ोर हो हमारा, तो इसलिए हो गई ना उल्टी बात यहाँ पर। तो यहाँ पर सही कहा है इन्होंने कि अगर हम कुछ एक चीज़ जानते हैं तो इसका मतलब है हम दूसरी चीज़ें नहीं जानते हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। और इसका दूसरा एग्जाम्पल आपको बता दें अच्छे से कि जब हाई स्कूल में बच्चे होते हैं तो उनको अगर सेंटेंस बनाने आ जाए तो बहुत अपने आप में समझते हैं कि हाँ हमने बहुत कुछ बना लिया, बहुत कुछ सीख गए। लेकिन जब ग्रेजुएशन वगैरह करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनको लगता है अरे हमने तो कुछ सीखा ही नहीं। फिर कहते हैं रियल स्टडी तो अब शुरू हुई है, जब कंपटीशन देनी पड़ती है। अगला है देखिए, लिखा दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, ये शुरुआत है अंत की। अंत की भी कभी शुरुआत होती है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है तो ये क्या हो गया, ये शुरुआत की मतलब अंत की शुरुआत है, मीन्स ये लास्ट क्लाइमैक्स पॉइंट चल रहा है। तो ये एक प्रकार की फिगर ऑफ स्पीच कौन सी हो गई? तो ये फिगर ऑफ पैराडॉक्स हो गई। तो फिर से पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच ये बन गई आपकी। चलिए आगे देखते हैं। डीप डाउन यू आर रियली सैलो, जितना गहरे जाओगे ना, डीप डाउन जितना गहरे होगे, यू आर रियली सैलो, तो उतना ही तुम सैलो होगे। सैलो मीन्स छितले, ऊपर। तो मतलब जितना कोई आदमी गहराई में जाता है उतना उसको लगता है कि वो गहराई में नहीं है। मतलब किसी भी चीज़ में नॉलेज में कहते डीप नॉलेज जितनी होगी उतना उसको लगेगा मुझे नॉलेज नहीं है डीप। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मैन वर्क टुगेदर वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है। और साथ साथ में ये देखिए इसमें कि ये जो फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज की गई है, तो इसको मैं बार बार देखता हूं। पैराडॉक्स, तो यहां पर पैराडॉक्स बात यहां पर कैसे है, तो देखिए पैराडॉक्सिकल बात यहां पर है मैन वर्क टुगेदर, आदमी लगातार काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। वेदर दे वर्क टुगेदर और अपार्ट, चाहो वो एक साथ काम करें चाहो अलग अलग काम करें, लेकिन आदमी लोग एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ पर पैराडॉक्स कैसे हुआ, यहाँ पर कहा है कि आदमी लोग, हमें ऊपर से बात लग रही गलत कि सभी लोग एक साथ काम करते हैं, चाहे वो एक साथ करें या अलग अलग करें। तो जब अलग अलग करेंगे तो एक साथ कैसे करेंगे, यहाँ पर गलत लग रहा। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि सभी लोग ड्यूटी पर 8 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे लगभग वापस आते हैं। तो चाहो वो यहाँ काम कर रहे हो, चाहे इंग्लैंड में कर रहे हो, कहीं पर भी कर रहे हो, काम तो वो कर ही रहे ना।
सभी लोग उठते तो सुबह उठते हैं और 8 बजे अपनी ड्यूटी जाकर ज्वाइन कर लेते हैं, 10 बजे जो भी करना है। तो करते तो साथ ही में है ना, चाहे यहाँ करें, इस ब्रांच में करें, किसी और ब्रांच में करें, कहीं ना कहीं तो वो कर ही रहे हैं ना। तो इस प्रकार मेन जो है एक साथ ही काम करते हैं। तो ये भी पैराडॉक्सिकल आइडिया है जो हमें देखने में अटपटा लगता है लेकिन रियल सेंस में सही होती बात। अगला है हैमलेट, आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। तो हैमलेट कहता है ना, कहता है आई मस्ट बी क्रूअल ओनली टू बी काइंड। जब अपनी माँ से जानकारी इसे लेनी होती है तो माँ के बारे में बहुत उल्टा सीधा कहता है माँ को। तो इसको मन में ये सोचता है कि अगर मैं जब तक माँ के साथ उल्टा सीधा नहीं बोलूँगा तब तक माँ मेरी सच्चाई नहीं बताएगी और मुझे थोड़ा सा क्रूअल होना ही पड़ेगा। और काइंड किसके लिए होना है? जो मरे हुए पिता हैं इसके। तो अपने पिता के लिए दया दिखाने के लिए उसे थोड़ा बहुत क्रूअल होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हैमलेट जो है ये भी एक प्रकार पैराडॉक्सिकल आइडिया देता है। तो हैमलेट किसने लिखा था? शेक्सपियर ने लिखा था। चलिए आगे देखते हैं। जब मैकबेथ और बैंको वापस आ रहे होते हैं एक्ट फर्स्ट सीन सेकंड में, नहीं थर्ड में, तो थर्ड में जब आ रहे होते तो मैकबेथ बोलता है, कहता है सो फाउल एंड सो फेयर अ डे आई हैव नेवर सीन, कि इतना अच्छा और इतना बुरा दिन मैंने कभी देखा नहीं है। तो ऐसा लगता है ना कि अच्छा दिन नहीं देखा है या बुरा दिन नहीं देखा, यहाँ पर दोनों बातें एक साथ कह रहा है कि दिन अगर अच्छा है तो बुरा कैसे है, अगर बुरा है तो अच्छा कैसे है। लग रहा है कि उल्टी बात है, लेकिन नहीं, यहाँ पर डीप सेंस में देखा जाए तो जो दिन इसके लिए अच्छा था ना, अच्छा इसलिए था कि युद्ध जीत गए, वरना युद्ध जीते ना होते तो सबसे बुरा दिन था। और दूसरा फाउल इसलिए है कि उस दिन इनको बहुत ही ज़्यादा कष्ट का सामना करना पड़ा था, युद्ध क्षेत्र में बहुत लड़ाई करनी पड़ी थी, तो सबसे बुरा दिन भी इनके लिए वही था। तो यहाँ पर पैराडॉक्सिकल आइडिया है। तो फाउल एंड फेयर दोनों बातें एक साथ आ गई ना, तो यहाँ पैराडॉक्सिकल आ गया। चलिए आगे देखते हैं। ये मैं आपको बता रहा था, सबसे पहले कहा था कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ अ मैन, कि बच्चा ही आदमी का पिता होता है। तो ये देखने में बात गलत लगती है, लेकिन जब रेनबो आप पढ़ेंगे वर्ड्सवर्थ की तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता चलेगी कि हाँ, बच्चे में वो सारे गुण होते हैं जो एक बड़े इंसान में नहीं हो पाते हैं। तो इसका दूसरा अगर टाइटल देखा जाए रेनबो का, माई हार्ट लीप्स अप, ये भी है। और ये किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। अगला देख लेते हैं। इन जॉर्डन जो हैं उन्होंने अपनी पोएम लिखी। जॉर्डन आपको जानते हैं, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में बहुत अच्छे फेमस हैं ये। और होली सोनेट नंबर 11, इनके ये होली सोनेट इन्होंने बहुत लिखे हैं। तो इनका सोनेट नंबर 11 जो है उसमें इन्होंने कहा है, क्या कहा है? द पोएट स्टेट्स, सॉरी, इसमें पोएट मिस जॉर्डन स्टेट्स कहता है, पोएट कहता है, क्या कहता है? डेथ दाउ शैल्ट डाई, मौत तुम मर जाओगी। कभी मौत भी मरती है, मौत तो मारती है ना हम लोगों को यहाँ पर। लेकिन हमें यहाँ ये देखना है कि उसने ये कहा कि अगर हम अमर हो गए मान लिया, या जब एक बार हमारी लाइफ चली जाती, मर जाते हैं हम लोग, तो फिर उसके बाद में मौत हमें मार सकती है? नहीं ना, फिर तो हम तो अमर हो जाते हैं, लेकिन तब मौत मर जाती है, मौत दोबारा हमें नहीं मार पाएगी। तो ये आइडिया जो है उनका वर्ड्सवर्थ का, ऐसा जॉर्डन का ऐसा लगता है कि उल्टा है पहले, कि मौत कभी मरती, मौत को कभी हम मार सकेंगे, लेकिन यहाँ पर है कि मौत वास्तव में मर जाती है। जब हम लोग जब हम लोग मर गए एक बार, तो उसके बाद मौत हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, तो मौत ही समझ लीजिए मर जाएगी। तो चलिए यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, आपको अच्छा लग रहा है? तो चलिए इसको हम आज यहीं तक समाप्त करते हैं, आयरनी अगली बार में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी